हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे जो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज की है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। तो गाइज, बेसिकली 3 जज की एक बेंच बैठी थी जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस एसके कौल, और उनके अलावा 2 जज और थे सुप्रीम कोर्ट के जिनका नाम था अरविंद कुमार और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह। तो गाइज, इस बेंच ने कल अपना वर्डिक्ट दिया है रिगार्डिंग द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट हु आर मेनली प्रैक्टिसिंग एट द एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हालांकि गाइज, ये कोई पहली गाइडलाइंस नहीं है। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी इसी के रिगार्डिंग में। उसी गाइडलाइन को थोड़ा मॉडिफाई करके अपडेट करके इसको फिर से 2023 में दिया गया है। तो गाइज, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे, अगर आप एक लेमैन हो जो लॉ फील्ड से कनेक्टेड नहीं है तो तब भी आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि ये सीनियर एडवोकेट्स कौन होते हैं, जो हमारे रेगुलर एडवोकेट्स होते हैं उनसे ये कैसे अलग होते हैं। तो इसलिए गाइज, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये सीनियर एडवोकेट्स कौन होते हैं और रेगुलर एडवोकेट्स से ये कैसे अलग होते हैं। इसके बाद ये भी जानेंगे कि ये जो गाइडलाइंस आई है, तो जब ये गाइडलाइंस नहीं थी तो उससे पहले कैसे इन एडवोकेट्स का डेजिग्नेशन होता था एज सीनियर एडवोकेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो ऐसे लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास हाई लेवल की प्रोफेशनल एक्सीलेंस होती है और जिस भी फील्ड ऑफ लॉ में ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे एडवोकेट्स को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं, वो ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस होल्डर एडवोकेट्स को रिकॉग्नाइज करती हैं और उनको सीनियर डेजिग्नेशन देती हैं। और गाइस, जो हमारी कोर्ट्स हैं जिनके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस आ जाते हैं, कई बार कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस भी इनके पास होते हैं, तो उन केसेस में कभी कभी इन लोगों को असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सीनियर एडवोकेट्स उनको असिस्टेंस भी देते हैं उन इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स केसेस में। तो यही जो हाई लेवल ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस है ना, वो उनको रेगुलर एडवोकेट से अलग बनाती है, बिकॉज दे ब्रिंग अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द केस दैट दे हैंडल। और गाइस, ये जो सीनियर डेजिग्नेशन है जो एडवोकेट्स को दिया जाता है वो इतनी आसानी से नहीं दिया जाता है। इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो एडवोकेट्स को फुलफिल करने होते हैं अगर उनको सीनियर डेजिग्नेशन चाहिए। जैसे कि उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि कितने साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन देखी जाती है, इसके अलावा उनकी इंटीग्रिटी भी देखी जाती है, और इसके अलावा उनका कंट्रीब्यूशन भी देखा जाता है कि लीगल फील्ड में उन्होंने कौन सी कंट्रीब्यूशंस की हैं। और प्लस इसके अलावा उनका बिहेवियर, उनका कंडक्ट भी देखा जाता है, नॉट ओनली इनसाइड द कोर्ट बट ऑल्सो आउटसाइड द कोर्ट। मतलब कोर्ट के बाहर उनका बिहेवियर, कंडक्ट कैसा है वो भी इसमें कंसिडर किया जाता है। और गाइस, इतने सारे जो क्राइटेरियाज हैं वो इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि ये जो सीनियर एडवोकेट का जो डेजिग्नेशन है ये एक ऑनरिफिक टाइटल है। और इसके अलावा गाइस, सीनियर एडवोकेट्स को कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जैसे कि उनके पास होती है राइट टू बी हर्ड फर्स्ट इन द कोर्ट, मतलब सबसे पहले उनकी सुनी जाएगी। इसके अलावा उनके पास एक और प्रिविलेज है कि जो हमारे नॉर्मल रेगुलर एडवोकेट्स होते हैं उनको अपीयर होने से पहले ओथ लेनी पड़ती है, तो ओथ लेना फॉर सीनियर एडवोकेट्स इज ऑप्शनल। तो ये उनके पास कुछ प्रिविलेजेस रहते हैं। और ओवरऑल गाइज, मैं अगर कहूं तो सीनियर एडवोकेट्स जो होते हैं वो हमारे रेगुलर एडवोकेट्स से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनके पास जिस फील्ड में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें उनके पास एक्सपर्टीज होती है, उनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, उनकी रेपुटेशन बहुत हाई होती है, बार में उनकी स्टैंडिंग भी बहुत ऊंची होती है। तो इसलिए इन एक्सेप्शनल एडवोकेट्स को हमारी कोर्ट्स जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारी हाई कोर्ट है, उनको सीनियर डेजिग्नेशन देती है, जिससे इनके अंदर जो एक्सेप्शनल क्वालिटीज है उनको ऑनर किया जा सके और उनकी डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल हो। तो ये है हमारे सीनियर एडवोकेट्स का कॉन्सेप्ट। अब गाइस, चलिए समझते हैं कि ये गाइडलाइंस जो है उनको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और इसकी अभी क्या जरूरत पड़ गई। मतलब 2023 में इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इन गाइडलाइंस को, तो उससे पहले क्या सीन होता था। मतलब जो 2018 में हमारे पास गाइडलाइंस थी जिसको मॉडिफाई करके अभी 2023 में फिर से दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो 2018 से पहले कैसे सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन होता था। तो गाइज, हमारे जो इंडियन लॉज है ना उसमें एक एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 भी है जो हमारे एडवोकेट्स के बारे में बात करता है। अब इसका आप अगर सेक्शन 16 देखोगे तो वो एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट्स की बात करता है। मतलब एडवोकेट्स को 2 कैटेगरीज में वो डिवाइड करता है, एक एडवोकेट्स जो हमारे रेगुलर एडवोकेट्स होते हैं और दूसरा सीनियर एडवोकेट्स। और गाइस, इस एक्ट में सेक्शन 16 का क्लॉज 2 कहता था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही सीनियर एडवोकेट को डेजिग्नेट कर सकती है, और इसके अलावा कुछ कंडीशंस भी दी गई थी इस एक्ट में जिसको अगर फुलफिल करता है कोई एडवोकेट तो वो सीनियर एडवोकेट बन सकता है। तो गाइस, 1961 से लेकर 1973 तक 3 क्राइटेरिया जो थे वो बेस्ड ऑन थे एबिलिटी ऑफ द एडवोकेट, एक्सपीरियंस ऑफ द एडवोकेट एंड हिज स्टैंडिंग एट द बार। तो ये 3 क्राइटेरियाज थे। अगर इनको कोई एडवोकेट फुलफिल करता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको अपॉइंट कर लेती थी एज सीनियर एडवोकेट। लेकिन गाइज, 1973 में क्या होता है, इस एक्ट को थोड़ा अमेंड कर दिया जाता है और ये जो
क्राइटेरिया थे इनको थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। अब जो नया क्राइटेरिया लाया गया उसमें ये 3 पहले वाले क्राइटेरिया तो थी, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया और बढ़ा दिया गया। तो पहली 3 आपकी वही होगी, एक्सपीरियंस होगी, स्टैंडिंग एट द बार हो गया और एबिलिटी होगी, और जो चौथा ऐड किया गया वो स्पेशल नॉलेज इन लॉ, मतलब उस एडवोकेट के पास अगर किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में, किसी फील्ड ऑफ लॉ के रिगार्डिंग में स्पेशल नॉलेज है तो वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन। लेकिन गाइज इन क्राइटेरियाज में एक दिक्कत थी जो आपको भी दिख गई होगी, वो ये है कि ये जो क्राइटेरियाज है ना वो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है। खासकर आप ये एबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया है उसको अगर आप देखो तो वो तो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, उसको कैसे डिसाइड किया जाए, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए इंदिरा जयसिंह जो एक सीनियर एडवोकेट थी, उन्होंने 2015 में इसी के अगेंस्ट एक रिट पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी क्राइटेरियाज दिए गए हैं ये काफी ज्यादा मतलब सब्जेक्टिव है, इनमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, मतलब कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है कि हाउ टू डिसाइड कि एक एडवोकेट एलिजिबल है फॉर सीनियर डेजिग्नेशन या नहीं। और गाइज ये जो पुरानी अप्रोच थी किसी भी एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेशन देने की, उसमें एक और प्रॉब्लम थी कि उसमें सीक्रेट बैलेट वोटिंग कराई जाती थी, तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम थी इसमें। हालांकि नई गाइडलाइंस में इसको हटा दिया गया है, एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए उसको बचा के रखा गया है। तो गाइज ये जो सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह थी, उन्होंने 2015 में ये रिट पिटीशन की थी और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस दी और ये जो डेजिग्नेशन प्रोसीजर था उसको कई हद तक ऑब्जेक्टिव बना दिया, और यही बाद में जाके बनती हैं हमारी 2018 की गाइडलाइंस, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। हालांकि ये गाइडलाइंस की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसी को अपडेट करके 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस दे दी हैं। तो ये जो 2023 की जो गाइडलाइंस है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दी है, तो उसको डिटेल में जानते हैं कि वो गाइडलाइंस क्या है, और प्लस मैं लास्ट में आपको ये बता दूंगा कि 2018 की गाइडलाइंस और इस वाली गाइडलाइंस में क्या डिफरेंस है, तो इससे आपको 2018 की गाइडलाइंस भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए गाइज अब इन गाइडलाइंस के बारे में जान लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली दी है। और अगर किसी एडवोकेट का इस गाइडलाइंस में सीनियर डेजिग्नेशन हो जाता है तो उनको सीनियर गाउन मिल जाएगा। अब सीनियर गाउन क्या होता है, तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो हमारे रेगुलर एडवोकेट्स होते हैं और जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उन वो जो पीछे ब्लैक कलर का गाउन पहनते हैं ना, उसमें भी डिफरेंस होता है। तो जो हमारे रेगुलर एडवोकेट्स हैं उनका डिफरेंट गाउन है, जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका डिफरेंट गाउन है। तो जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, जब आपको कई सारे वकील देखने को मिलेंगे, एडवोकेट्स देखने को मिलेंगे, तब आप पहचान कर पाओगे कि कौन से सीनियर एडवोकेट्स हैं, कौन से रेगुलर एडवोकेट्स। तो ये होता है हमारा सीनियर गाउन। अब चलिए गाइस जानते हैं, सबसे पहले इस गाइडलाइन को जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि ये जो सिस्टमैटिक अप्रोच लाई गई है इस गाइडलाइंस में, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर एक एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेशन चाहिए तो उसको कौन कौन सी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी ताकि वो एलिजिबल हो सके फॉर सीनियर डेजिग्नेशन। तो गाइस पहला क्राइटेरिया है रिगार्डिंग द मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, मतलब वो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मिनिमम 10 साल से वो एडवोकेसी में होने चाहिए, मतलब 10 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर वो कम से कम 10 साल से वो कंबाइंड एडवोकेट रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज रहे हैं, या फिर किसी ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर रह चुके हैं। तो ये पहला क्राइटेरिया है गाइस। और दूसरा क्राइटेरिया है वो रिगार्डिंग द एरिया ऑफ प्रैक्टिस, मेनली उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। हालांकि अगर वो किसी स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे भी कंसेशन मिल सकता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है गाइस रिलेटेड टू एज, मिनिमम 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। हालांकि इस एज क्राइटेरिया को सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स भी कर सकती है। और इसके अलावा गाइस जो हमारे फॉर्मर जजेस हैं या फॉर्मर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स रह चुके हैं, वो भी सीनियर डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन ये है कि किसी भी फुल टाइम असाइनमेंट में वो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। तो ये था गाइस सीनियर एडवोकेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब गाइस बात कर लेते हैं कि ये जो सीनियर डेजिग्नेशन है जो एडवोकेट्स को मिलेगा वो देगा कौन, क्या सुप्रीम कोर्ट देगी? तो नहीं गाइस, इसके लिए एक परमानेंट कमेटी बनाई गई है जिसमें 5 मेंबर्स रहेंगे। 5 मेंबर में से 3 मेंबर होंगे जजेस, पहले होंगे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस जो नेक्स्ट 2 हैं वो होंगे 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्लस जो थर्ड होंगे फोर्थ मेंबर होंगे वो होंगे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और गाइस जो 5th मेंबर होगा वो मेंबर होगा बार का, जिसको यही बाकी के 4 मेंबर्स मिल के डिसाइड करके उसको नॉमिनेट करेंगे। और गाइज इस परमानेंट कमेटी का एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी होगा, और ये जो कमेटी होगी ये साल में 2 बार मिलेगी, और जो भी नाम ये शॉर्टलिस्ट करेगी वो फुल कोर्ट के सामने रखा जाएगा, और इस केस में कोई भी सीक्रेट बैलेट वोटिंग नहीं की जाएगी। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस में किया जा सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कमेटी जो कि एडवोकेट्स का नाम रेकमेंड करेगी फॉर सीनियर डेजिग्नेशन। अब गाइस बात कर लेते हैं कि ये जो एडवोकेट्स हैं वो किन किन तरह से सीनियर एडवोकेट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रेकमेंडेशन। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को लगता है कि कोई पर्टिकुलर एडवोकेट ऐसा है जिसकी स्टैंडिंग बार में काफी ज्यादा अच्छी है, या फिर उनको काफी स्पेशल नॉलेज है, या फिर उनका लॉ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो वो उनका नाम रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये हुआ थ्रू रिकमेंडेशन वाला तरीका। और इसके अलावा जो सेकेंड तरीका है वो
है एप्लीकेशन के थ्रू। तो गाइज ये जो मैंने पहले आपको परमानेंट कमेटी बताई थी ना, वही इस सीनियर डेजिग्नेशन प्रोसेस को इनिशिएट करेगी थ्रू एप्लीकेशंस, और साल में ये प्रोसेस एक ही बार होगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, प्लस इसका इंटीमेशन है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी दे दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को भी इसका इंटीमेशन दे दिया जाएगा। तो गाइज जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तब उसके 21 दिन के भीतर ही, मतलब विद इन 21 डेज सारी एप्लीकेशन सबमिट हो जानी चाहिए। प्लस इसके बाद ये जितने भी प्रपोजल्स आए हुए हैं फॉर सीनियर डेजिग्नेशन, उनके ऊपर सजेशंस और व्यूज मांगे जाएंगे फ्रॉम द अदर स्टेक होल्डर्स। और गाइज ये जो सजेशंस वाला प्रोसेस है, विंडो है, वो 15 दिन का होगा। और इसके बाद गाइज जितने भी नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। जी हाँ गाइज, उनका पर्सनैलिटी चेक भी किया जाएगा, जो भी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट्स बनना चाहते हैं। फिर इसके बाद गाइज जो जो नाम ये कमेटी क्लियर करेगी उन नाम को फुल कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा। फिर फुल कोर्ट अपना डिसीजन देगी और उस डिसीजन को इंडिविजुअली हर एप्लीकेंट को बता दिया जाएगा कि आपका हुआ है या नहीं। तो ये था गाइज पूरा प्रोसेस। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन सा वो सिस्टम है जिसके थ्रू ये एवेल्युएशन किया जाएगा कि एक एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेशन देना है कि नहीं देना है। तो गाइज इसके लिए एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम बनाया गया है, जिसमें एक एडवोकेट का मतलब इवैल्यूएशन होगा आउट ऑफ 100 पॉइंट। तो चलिए गाइज अब पॉइंट डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज पहला डिवीजन है 20 पॉइंट्स का, जो कि रिगार्डिंग है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। मतलब एडवोकेट के पास कितने साल की प्रैक्टिस है, तो मिनिमम 10 ईयर्स की तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ही है। तो मतलब 10 पॉइंट तो ऐसे ही मिलने हैं 20 पॉइंट में से, प्लस इसके बाद जितने भी एडिशनल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होगी उसके लिए एक एक पॉइंट दिया जाएगा। मतलब अगर 11 साल की प्रैक्टिस है तो 10 नंबर तो ऐसे मिल गया 10 साल का, प्लस जो 1 साल का जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है उसके लिए 1 पॉइंट मिलेगा, और मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस के लिए 20 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद अगर किसी की 25 साल की भी प्रैक्टिस है तब भी उसको 20 पॉइंट ही मिलने हैं। तो गाइज ये था पहला डिवीजन 20 पॉइंट्स का। जो नेक्स्ट डिवीजन है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो 50 पॉइंट्स का इवैल्यूएशन है, और ये 50 पॉइंट्स जो हैं वो हैं फॉर जजमेंट्स रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड, और इसमें वो जजमेंट्स एक्सक्लूडेड है जिसमें कोई भी प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है। और गाइज इसमें ये भी देखा जाएगा कि उस एडवोकेट ने कितना प्रो बोनो वर्क किया हुआ है, मतलब फ्री में कितनी बार सर्विसेज दी हैं, और प्लस उनका किस डोमेन ऑफ लॉ में एक्सपर्टीज है, मतलब क्रिमिनल लॉ में उनकी एक्सपर्टीज है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, ये सब भी देखा जाएगा। और इस रिगार्डिंग में उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे आउट ऑफ 50। और इसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट डिवीजन है, थर्ड नंबर डिवीजन, वो 5 पॉइंट्स का है, और वो है फॉर द पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल्स। मतलब उस एडवोकेट ने कितने आर्टिकल्स पब्लिश करवाए हैं, और इसके अलावा उस एडवोकेट ने कितने गेस्ट लेक्चर्स दिए हैं इन वेरियस लॉ स्कूल्स या फिर ऐसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जो लॉ से कनेक्टेड है। तो ये था गाइस थर्ड डिवीजन। और जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है 25 पॉइंट्स का, जो मैंने आपको बताया था ना एडवोकेट का इंटरव्यू भी होगा, तो ये इंटरव्यू वाले पॉइंट्स हैं। 25 पॉइंट्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू, और इसमें एडवोकेट की पर्सनालिटी चेक की जाएगी। तो टोटल आप सारे पॉइंट्स को ऐड करोगे दे बिकम 100 पॉइंट, और इस बेसिस पे एडवोकेट का एवेल्यूएशन होगा। अब गाइस इसके बाद सवाल आता है कि मान लो एप्लीकेशन आती है कोर्ट के पास और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है एडवोकेट की, तो क्या वो जो एप्लीकेशन है उसको रिकंसिडर या रिव्यू किया जा सकता है? तो गाइस इसका जवाब है हाँ, 2 साल के बाद उस एप्लीकेशन को रिव्यू किया जा सकता है, रिकंसिडर किया जाता है। हालांकि इस 2 साल के पीरियड के दौरान जो एडवोकेट है वो अपनी फ्रेश एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट। और गाइस फुल कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अगर कोई सीनियर एडवोकेट मिसकंडक्ट कर देता है सीनियर डेजिग्नेशन पाने के बाद, तो वो उसका सीनियर डेजिग्नेशन कैंसिल भी कर सकती है। तो ये था गाइस पूरा एवेल्युएशन सिस्टम ऑफ सीनियर डेजिग्नेशन। अब गाइस बात कर लेते हैं कि जो हमारी 2018 की गाइडलाइंस थी और जो अभी 2023 की जो गाइडलाइंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो गाइस पहला डिफरेंस है रिगार्डिंग द एज ऑफ एलिजिबिलिटी। 2023 में 45 ईयर्स को फिक्स कर दिया गया है एज अ मिनिमम एज ऑफ एलिजिबिलिटी अगर किसी एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेशन चाहिए। हालांकि 2018 में कोई भी एज लिमिट नहीं थी। और प्लस गाइस 2018 के रूल के मुताबिक ये होता था कि ये जो एडवोकेट्स का जो नाम रिकमेंड किया जाता था वो CGI प्लस एनी जज करता था, लेकिन इस वाली गाइडलाइंस में 2023 वाली गाइडलाइंस में इसको चेंज कर दिया गया है CGI प्लस एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये डिफरेंस है गाइस। और इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिगार्डिंग है पॉइंट्स, क्योंकि ये जो पॉइंट सिस्टम था वो 2018 में भी था। तो जो 2018 था ना, उसमें मैंने आपको बताया ना कि एडवोकेट को आर्टिकल्स भी पब्लिश करवाने होंगे, तो उसके लिए अभी 5 पॉइंट्स रखा गया है। तो ये जो 2018 वाली जो गाइडलाइंस थी ना, उसमें ये 15 पॉइंट्स का होता था, लेकिन उसको घटाकर अभी 5 पॉइंट्स तक सीमित कर दिया गया है। तो ये मेजर डिफरेंस है गाइस 2018 और 2023 वाली गाइडलाइंस के बीच में। और यही सब था गाइस इस पूरी वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू LLB वाला फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर। थैंक यू।